हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब जिसमें कि हमने देख लिया था कि प्रिमिटिव सेल एंड यूनिट सेल किस टाइप के होते हैं, कैसे वो बनते हैं, और हमने उनकी डेफिनेशन सारी लिखवा दी थी। और उनके जो टाइप्स थे वो भी हमने देखे थे, जैसे कि ब्रेविस लेटिस होते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या उनके एंगल्स होते हैं, और जो उनकी लेटिस कॉन्स्टेंट जैसे कि ए बी एंड सी होते हैं उनमें भी हमने रिलेशन देख लिया था कि किस टाइप से कौन सा लेटिस कैसे बनेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि हमने जब यूनिट सेल पढ़ा था तो उसमें जो सबसे पहला जो यूनिट सेल पढ़ा था हमने क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें हमने 3 टाइप देखे थे। उसमें जो सबसे पहला था कि सिंपल क्यूबिक था और बॉडी सेंटर्ड था, बीसीसी जिसको बोलते हैं, और एफसीसी था। इसके अलावा एक और टाइप होता है एचसीपी, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसमें हम देखते हैं कि जो यूनिट सेल है हमारा वो किस प्रकार से बना होता है और उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो कितने आ सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो एटम्स के वॉल्यूम है कितना वॉल्यूम रहेगा, कितना वो पैक्ड रहता है, उन सब की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर्स पे ये लेटिस पॉइंट्स होते हैं, है ना, और इन लेटिस पॉइंट से हमारा जो सिंपल क्यूबिक है एक क्यूब की तरह फॉर्म बनता है। और अगर मैं इसको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर में देखूँ, है ना, तो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर में देखिए इस प्रकार बनेगा। यहाँ के जो 4 एटम हैं वो कौन से हैं, कॉर्नर के जो चारों एटम हैं वो रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स रहते हैं। अगर मैं इसका पूरा यूनिट सेल बनूँ तो वो इस प्रकार बनेगा, है ना। तो ये जो यूनिट सेल है वो इस प्रकार है। इसके कॉर्नर पे जो ये एटम्स रखे हुए हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये उस एटम का सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर होता है वो। उन सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लेटिस पॉइंट हम लेके चलते हैं। हमने पढ़ा था कि लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। उनके ऊपर हम बेसिस या फिर कोई एटम जो रखते हैं उससे फिर वो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें पूरा मिलता है। और जो सॉलिड होते हैं वो उसमें 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ही हमें एक पीरियोडिक अरेंजमेंट हमें जो एटम्स का होता है उनका मिलता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कि जो यूनिट सेल बना हुआ है इसके अंदर सिर्फ कितना पार्ट रहेगा एटम्स का, वो देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार गिवन है। जो इसका 1/8 एटम रहेगा ना वो ही हिस्सा सिर्फ इसके अंदर आएगा। हमें सिर्फ इस सेल के अंदर की ही बात करनी है ना, हम बाहर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो ये सेल है इसको ही रिपीट करके हम पूरा सॉलिड बना सकते हैं। क्योंकि हम जो यूनिट सेल चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जियोग्राफी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जो कि उस पूरे क्रिस्टल का जो ढांचा या इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मिले हमें, और हम इस छोटे से यूनिट सेल को पढ़ के हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज़ इन द गिवन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एटम्स है उसके नेबरहुड में जो कितने एटम्स है या फिर उसको कितने टच कर रहे हैं वो नंबर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पे ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा कि इसके जो नंबर है वो होगा 6। कैसे होगा 6 कि देखिए यहाँ पे जो एटम है वो रखा हुआ है। अब इसके पास में 1 2 3 है ना, और यहाँ पे भी एटम होंगे, यहाँ पे भी एटम होंगे, इसके ऊपर भी एटम होगा, इसके नीचे भी एटम है। तो इसके नेबरहुड में टोटल 6 ऐसे एटम होंगे जो कि इसको टच कर रहे होंगे, है ना। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर है ना, तो इसके जो 6 एटम होंगे जो कि एक एटम का नेबर रहेगा। किसी भी एटम पे जाके आप देखेंगे तो उसके अराउंड जो उसके हैं 6 एटम्स उसको क्या करेंगे, घेर रखे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें लेटिस कॉन्स्टेंट की, तो लेटिस कांस्टेंट कौन से होते हैं, लेटिस कांस्टेंट होते हैं ए बी सी, जो कि उनके क्यूब की या फिर जो यूनिट सेल की उसकी साइड्स को डिनोट करते हैं। और अगर इनको वेक्टर लगा दो तो मैं उनको वेक्टर को डिनोट करते हैं ये। फिर इनका एंगल्स होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। एंगल का हमने देख लिया था, ए एंड बी के बीच क्या होता है, गामा होता है, बी एंड सी के बीच में अल्फ़ा होता है, ए एंड सी के बीच में बीटा होता है, ठीक है। एंड so the lattice constant is the physical dimension of a smallest repeating unit that possesses all the symmetry of the crystal structure. In general, considering the hard sphere model where individual atoms are considered to be solid spheres, a 3D crystal is considered to have 3 lattice constants in terms of length of the unit cell, edges A, B and C, ठीक है, ये यूनिट सेल की एजेस हो गई, एंड 3 लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम, अल्फा बीटा एंड गामा। 3 डायमेंशन में कितने होंगे, 3 होंगे उनके एजेस और 3 एंगल हो जाएंगे।
2 डायमेंशन में हमने देखा कि ए या बी कोई से भी 2 एज हो जाएंगे और उनके बीच का एक एंगल हो जाएगा, और 1D में तो सिर्फ उसकी एज या फिर उसकी जो लेंथ होगी वही होगी। तो हम स्पेस में 3D की ही बात करेंगे सभी की। तो यहाँ पे देखिए कि जो यूनिट सेल है इसकी जो लेंथ है हमें क्या मिलेगी, ए, है ना, क्योंकि ये क्यूबिक है तो सभी जो साइड्स है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सबका ए हो जाएगा, है ना। क्यूबिक की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, इसकी जो कंडीशन है वही ये होती है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, जो तीनों साइड्स है वो क्या होती है, सेम होती है यहाँ पे। तो मैं तीनों साइड को कोई सा भी ए या फिर बी या फिर सी कोई सा भी ले सकता हूँ, तो हम यहाँ पे ए इसको डिनोट करके लेके चलेंगे जनरली। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस यूनिट सेल में देखूँ तो ये ए है, इसकी वैल्यू ए है, और ये जो एटम है इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ से मैं ए में और आर में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि देखिए कि जो यहाँ पे आर है इसका भी आर है, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2r, है ना। तो ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगी यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट ए की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल की, तो यहाँ पे यूनिट की जो साइज़ है आप देख सकते हैं क्यूबिक है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसकी साइड का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। अगर मैं इसको आर के टर्म में रखूँ तो 2r की क्यूब हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8r क्यूब। इतना वॉल्यूम आ जाएगा इस यूनिट सेल का, इस एक सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8r क्यूब। यहाँ पे r क्या है, उस एटम की रेडियस जो कि हमने कॉर्नर पे रखा है, जो कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यानी कि एक यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे टोटल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये यूनिट सेल है इसमें देखिए कि जो ये इतना पार्ट आ रहा है जो कि 1/8 एटम आ रहा है ना, 1/8 एटम इस यूनिट सेल के अंदर आएगा एक कॉर्नर से, है ना। और टोटल कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर में 1/8 एटम आ रहा है। तो मेरे पास टोटल जो उस यूनिट सेल के अंदर एटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8। टोटल कितना आ जाएगा उसका, 1 एटम मेरे पास इस यूनिट सेल में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अब जो इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स आ रहे हैं उसका वॉल्यूम मुझे निकालना होगा। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम किसी भी स्फेयर का क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है हम उनको सॉलिड स्फेयर लेके चलते हैं, ये कंसिडरेशन आपको रखना है, ये जम्पसन हम लेके चलते हैं कि जो भी हमारे एटम्स हैं उनको हम सॉलिड जो स्फेयर होते हैं उनको हम मान के चलते हैं। तो एटम का जो वॉल्यूम है या फिर स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, क्योंकि ये तो एक एटम होता है, इस यूनिट सेल में टोटल एटम नंबर ऑफ एटम भी कितना है, एक ही है। तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें आर गिवन नहीं है, क्योंकि हमें आर नहीं दे रखा होगा, वो हम यूनिट सेल की बात करें तो हमें ए गिवन रहेगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए की टर्म्स में। तो वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 उसका क्यूब। तो इक्वल्स में हो जाएगा वी ए बराबर π/6 a क्यूब। इतनी वैल्यू आ जाएगी इसके वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की, एटम के वॉल्यूम की, जो एटम उस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। और किस यूनिट सेल की बात करें हम, सिंपल क्यूबिक सेल की, है ना। सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर हमने देखा कि एक एटम आ रहा है उसके अंदर, और उस एटम का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, π/6 a क्यूब उसका वॉल्यूम रहेगा एटम्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग फैक्टर की, तो देखिए कि पैकिंग फैक्टर क्या होता है। पैकिंग फैक्टर यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर या फिर हम जो जिस सेल की बात करें वो कितना पैक्ड है। पैक्ड होने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो वॉल्यूम है, एटम्स का जो वॉल्यूम है वो कितना कवर्ड है उस टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम से, है ना। तो पैकिंग फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, ऑफ ए यूनिट सेल,
है ना, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम एटम्स कवर कर रहे हैं, तो वो कितना पैक्ड हो गया, है ना। ये एक पैकिंग फैक्टर होता है जो कि हमें बताता है कि जो यूनिट सेल आप ले रहे हैं या फिर आपने जो यूनिट सेल देखा है वो कितना पैक्ड रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमने अभी निकाला है, कितना हो जाएगा π/6 A³ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है A³, है ना, ए की टर्म में रखेंगे हम इसको, तो वॉल्यूम हो गया A³। यहाँ से पैकिंग फैक्टर की वैल्यू आती है π/6। इसको अगर मैं सोल्व करूँ न्यूमेरिकली तो ये आएगा 0.52 यूनिट में हो जाएगा, और अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूँ तो ये हो जाएगा 52%, है ना। यानी कि यूनिट सेल का 52% जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, पैक्ड रहेगा, जो कि एटम्स उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल, है ना, तो ये हम यूनिट सेल की बात कर रहे थे। हमने देखा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स कैसे थे, कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, उन्होंने कितना वॉल्यूम कवर किया, कितना पैकिंग फैक्टर उनका रहा। अब अगर हम उसके प्रिमिटिव सेल की बात करें तो प्रिमिटिव सेल में हमने देखा था कि कोई भी, जैसे हमने प्रिमिटिव सेल की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि प्रिमिटिव सेल की जो साइड्स होती है वो हमें कुछ बेसिक्स वेक्टर्स देते हैं, A, B एंड C, है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास 3 वेक्टर होते हैं A, B एंड C, जो कि उस प्रिमिटिव सेल को डिनोट करते हैं। उस प्रिमिटिव सेल से हमें पता चल जाता है कि कौन सा वेक्टर A, B एंड C वहाँ पे होता है। अब अगर सिंपल क्यूबिक में मैं प्रिमिटिव सेल बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के पास ही एटम्स होने चाहिए, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम रहेगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल क्यूबिक में भी ये सेम चीज़ कवर हो रही है, तो जो यहाँ पे उसका यूनिट सेल है वही क्या हो जाएगा, उसका प्रिमिटिव सेल हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक का जो यूनिट सेल है वही क्या हो जाएगा, उसका प्रिमिटिव सेल हो जाएगा। अब मैं किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान के तीनों वेक्टर में अपने डिनोट कर सकता हूँ 3D में, है ना। तो मैंने मान लिया कि ये हमारा ओरिजिन हो गया O। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें, है ना, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो मैं इसको एक्स एक्सिस, ये हमारी y और ये होगी z, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो वेक्टर है वो होता है A वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग B वेक्टर, और z एक्सिस के अलोंग C वेक्टर। ये अब मैं बात करूँ उस प्रिमिटिव सेल की, है ना। अब हम यूनिट सेल की बात नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव सेल की बात अब यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो A वेक्टर है वो देखिए यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो इस A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उस जो हमारी यूनिट सेल थी उसकी साइड के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम A की तो वो हो जाएगा A, है ना, और B का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे B, और C का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे C, जो यूनिट सेल की साइड्स हमें गिवन है। अब ये तीनों इक्वल है ना, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो तीनों इक्वल है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए के। अब देखिए कि हमें इसका वेक्टर जो नोटेशन है वो देना पड़ेगा। तो ए वेक्टर देखिए यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी आई कैप, है ना। और ए वेक्टर की जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसकी तो ए आई कैप हो गया। अब वाई एक्सिस के अलोंग देखो मैं ए वेक्टर को, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जो ए वेक्टर है हमारा वो बनाएगा ए डॉट जे कैप, जो कि ए कोस 90 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा 0। और इसी प्रकार जेड कैप में भी या फिर के कैप में भी इसका जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0, यानी कि ए वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप में ही होगा। इसी प्रकार अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए ही है, और इसकी डायरेक्शन देखिए जे कैप में है ये, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप। बाकी दोनों डायरेक्शंस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी कि बी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में रहेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए जे कैप। एंड फिर फाइनली सी की बात करूँ मैं तो सी वेक्टर हो जाएगा ए के कैप, ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में रहेगा, बाकी जो दोनों डायरेक्शंस है उसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तीनों वेक्टर हो गए हमारे प्रिमिटिव
या फिर फंडामेंटल वेक्टर्स, है ना, ए बी एंड सी, जिनकी वैल्यू क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, और डायरेक्शन तीनों की अलग अलग हो जाएगी, ए की हो जाएगी आई कैप, बी की जे कैप एंड सी की के कैप के अलग। अब अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव सेल के वॉल्यूम की, है ना, अगर मुझे देखिए यूनिट सेल की वॉल्यूम तो हमने निकाले था डायरेक्टली कि उसका ए क्यूब हो गया, क्यूबिक सेल था वो, है ना। प्रिमिटिव सेल के पास हमारे पास 3 वेक्टर्स है, हमें उन वेक्टर से ही उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो जो 3 वेक्टर्स अगर कोई भी वॉल्यूम कवर करें तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। कोई भी 3 वेक्टर किसी वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो इतना वॉल्यूम वो तीनों वेक्टर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव सेल का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू पुट करें हम तो वॉल्यूम हो जाएगा ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है ना, ए तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये ए मल्टीप्लाई होकर बाहर हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया, ए क्यूब आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। अब देखिए जो क्रॉस मल्टीप्लाई है या फिर डॉट मल्टीप्लाई है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आई जे एंड के, अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर जे क्रॉस के करूं तो मुझे आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करूं तो मुझे जे मिलेगा, है ना। ये है क्लॉकवाइज में। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं चलूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा। अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में करूं, यानी कि जैसे कि आई क्रॉस जे मुझे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, और जे क्रॉस के मुझे क्या मिलेगा, आई कैप, एंड के क्रॉस आई हो जाएगा यहाँ पे जे कैप। अगर मैं उल्टा करूँ, यानी कि मैं क्या कर दूँ, जे क्रॉस आई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के कैप, और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई कैप, सॉरी यहाँ पे है के कैप, एंड आई क्रॉस के हो जाएगा मेरा जे कैप, जो कि हो जाएगा नेगेटिव में, है ना। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के 1 होगा, और बाकी सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि आई डॉट जे, आई डॉट के, है ना, उन सब का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक टर्म्स थी, जो जिनको पता थी उनके लिए बढ़िया है, और जिनको नहीं पता थी उनको मैंने बता दी कि इस प्रकार हम कर सकते हैं इनको कैलकुलेट। तो यहाँ से देखिए कि जे क्रॉस क्या आ जाएगा, ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, और आई कैप का आई कैप के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 1, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम की वो क्या हो जाएगी, ए क्यूब। जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें याद रखना कि डायरेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो फाइनल आप जब आंसर निकालेंगे तो उसमें कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो ये आ गया प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है पोलोनियम, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल को, जो भी आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी शेप को ये डिनोट करता है, और वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर रीजन में करता है। ऐसे नहीं कि ये किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर में आपको देखेगा। तो जो आपका जो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोलोनियम ही है जो कि दिखाता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिर्फ कॉर्नर के एटम यहाँ पे रहेंगे पोलोनियम के। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ये दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे, वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर की रेंज में ये रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। जो प्रिमिटिव जो फंडामेंटल वेक्टर्स थे इसको अच्छे से समझ लेना। बुक्स में इसका रिजल्ट डायरेक्ट गिवन रहता है कि इस प्रकार ये रहेंगे। ये कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार हमने इसकी डायरेक्शन निकाली एंड सारा सब कुछ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बीसीसी एंड एफसीसी एंड एचसीपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।